हेलो दोस्तों, तो आज हम इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन पढ़ेंगे। तो समाकलन पढ़ने से पहले हम कुछ बात बता देते हैं, उसको ध्यान में रखिए। समाकलन पढ़ने से पहले आप लोगों का अवकलन क्लियर होना चाहिए कि अवकलन हमको अच्छे से आए, क्योंकि अवकलन का जब फार्मूला याद रहता है यानी कि उसका सूत्र जब याद रहता है तो समाकलन करने में आसानी होती है। तो इसलिए अवकलन समाकलन पढ़ने से पहले अवकलन को पढ़ा जाता है, क्योंकि जब अवकलन अच्छी तरह से आ जाता है तो समाकलन करने में कठिनाई नहीं होती। तो इसीलिए पहले समाकलन को पढ़ने से पहले कोई भी सजेशन यही देता है कि पहले अवकलन पढ़ लो, क्योंकि अवकलन पढ़ेंगे तो उसका जो फार्मूला होता है उसका सेम टू सेम उसका व्युत्क्रम होता है समाकलन करने में। तो उसको जब अवकलन कर लेंगे तो जब अवकलन का फार्मूला याद रहेगा तो सेम उसका व्युत्क्रम नहीं होता है, लेकिन उसी से रिलेटेड संबंधित उसका उल्टा लिख देते हैं तो बन जाता है समाकलन का फार्मूला। अभी बताएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, हिंदी में उसका अर्थ होता है समाकलन। तो समाकलन का तात्पर्य होता है किसी भी चीज को हम जोड़ते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट को हम जोड़ते हैं तो समाकलन के रूप में आता है। अवकलन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन में यह होता है कि कोई बड़ा पार्ट होता है उससे छोटे पार्ट का जब निकालना पड़ता है भाग को, तो हम डिफरेंशिएशन में अवकलन करते हैं। और जब इस छोटे पार्ट को हमको जोड़ना पड़ता है तो समाकलन करते हैं। तो वो तो जब अनुप्रयोग में पढ़ाया जाए, अभी नहीं, लेकिन समाकलन अभी सिंपल इसको करते हैं तो समझते हैं कि समाकलन का मतलब क्या होता है। समाकलन को परिभाषित कैसे किया जाता है कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। तो ये तो हमने बोल दिया ऐसे ही अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। वो कैसे होती है हम यहाँ देखते हैं, बताते हैं। उसके बाद हम बताएंगे इसको याद हल करने से पहले उसको कुछ फार्मूला बताएंगे, उसको याद कीजिएगा। अगर याद रहेगा तभी समाकलन हल हो पाएगा, क्योंकि वो फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक वो माइंड में बैठता नहीं है कि हमको किस तरह से हल करना है। जब फार्मूला याद रहता है तो तुरंत सवाल में जब समाकलन करेगा तो समझ में आ जाता है कि हमको यही चीज इसके आगे करना है, क्योंकि तब वो तुरंत याद हो जाएगा कि हमको बस इसके आगे यह करना है। तो सबसे पहले समाकलन के हमने बोला, परिभाषित दिया इसको कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। कैसे होती है देखिए, हमने बोला कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया। जैसे अगर हम मान लेते हैं y बराबर x की पावर 4 कोई फंक्शन है, y बराबर x की पावर 4 एक फंक्शन है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें यानी कि अवकलन, जब अवकलन करेंगे तो जितना आएगा अगर उसका समाकलन कर देते तो फिर इतना आएगा। तो व्युत्क्रम होना चाहिए वैसे, वो भी कैसे देखते हैं। अगर देखिए y बराबर x की पावर और एक फंक्शन है, हम इसको पहले x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। देखिए हम लगा देते हैं dy/dx अब बराबर b/dx आप x की पावर 4। देखिए आप इसका x की पावर 4 आप लोगों ने पढ़ा x की पावर n का अवकलन, उसी प्रकार से इसको करना है। ये हो जाएगा dy/dx। अब देखिए x की पावर n का अवकलन होता है lx की पावर, मतलब ऐसे b/dx आप x की पावर n, मतलब इसका जब अवकलन करते हैं तो होता है x की पावर n में से की कमी कर देते हैं n-1। उसी प्रकार इसका जब करेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा 4 और x n यानी 4 में से 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 3। ये हमने इस फंक्शन का अवकलन किया। तो ये तो अवकलन हो गया। हमने बोला कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। तो कहने का सेंस है कि जब हम इसको करें तो यह आ जाना चाहिए, तो विपरीत हो जाएगा। देखिए आप इधर इसको कर दिया, अब इधर समाकलन यहीं पर कर देते हैं। ये तो फार्मूला था और समाकलन इधर कर देते हैं। देखिए ये 4x का क्यूब। अब इसको समाकलन करेंगे। समाकलन का ऐसे चिन्ह बनाया जाता है s की तरह। s ही होता है, s मतलब थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है, विपरीत जिसको लिखा होता है हिंदी में लाइए। तो ये सी बनता है ऐसे, ये s होता है सम, ये सम वाला सम का मतलब वो पढ़े होंगे आप लोगों ने योग, इसको हिंदी में होता है अर्थ योग। इसी का ये पहला वाला s जो होता है इसी के विपरीत रूप है, तो इसी को हम योग करते हैं। ये s वाला पहला जो अक्षर है उसी को थोड़ा सा बड़ा करके खींच करके लिखा गया है। अब हम इसका x के सापेक्ष, क्योंकि फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है इसलिए हम x के सापेक्ष ये dx को लिखते हैं। जिस प्रकार से यहाँ dx करते थे
और इससे जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं dx तो ये होता है dx x के सापेक्ष समाकलन। तो अब इससे जब समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट वाले पद को जिस प्रकार से अवकलन में कांस्टेंट नहीं दिया जाता था तो उसको बाहर कर देते थे, उसी प्रकार समाकलन में भी जो कांस्टेंट दिया रहता है उसको गुणा में तो उसको काम कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट है 4, यानी बचा 4 को बाहर कर लेंगे तो बचा x की पावर 3 dx। अब देखिए जब इसका जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1/3 प्लस 1। ये 3 प्लस 1 कैसे हुआ? इसका फॉर्मूला आता है कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। ठीक, तो देखिए जब इसको करें तो x की पावर n करते हैं x क्यूब का, तो x की पावर n यानी कि x की पावर क्यूब यानी कि 3 प्लस 1 तो 3 प्लस 1 और नीचे भी है n प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1। x की पावर हो जाएगा यहाँ पर 4, x की पावर 4/4। अब ये 4 से 4 कैंसिल होगा, बचा कितना है x की पावर 4। तो देखिए कहने का सेंस क्या था कि जब हम इस एक फंक्शन दिया था y बराबर x की पावर 4, तो जब हम इसका अवकलन किए तो 4x क्यूब आया और इसी को जब हम समाकलन कर दिए तो फिर x की पावर 4 आ गया। तो जब क्यों अब यही पर इसी के अनुसार परिभाषा निकलता है कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, क्योंकि हम जब एक किसी फंक्शन का जब अवकलन करते हैं और उसी फॉर्म का जब हम समाकलन कर देते हैं तो तुरंत वो फंक्शन आ जाता है। मतलब कहने का सेंस है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हो अगर उसका अवकलन करें तो फिर जो अवकलन वाला पार्ट लास्ट में निकल जाता है उसका मान कुछ उसको फिर से हम समाकलन करेंगे तो फिर वाला जो फंक्शन था वो प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। तो पूछे कि किस प्रकार से यही है तो कोई भी सवाल बता देंगे कि इस प्रकार से जो अवकलन कर रहे हैं दिखना है और इसी का हम लोग समाकलन कर देंगे तो फिर फंक्शन आ जाएगा। तो ये परिभाषा के अनुसार हमने बता दिया। अब देखिए इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट है इसको जान लीजिए। ये हमने तो बता दिया कि इसको किस प्रकार स्क्रिप्ट में लिखते हैं। ये dx यहाँ लिखा जाता है जिस फंक्शन में जिस चर राशि के सापेक्ष समाकलन किया जाता है उसको यहाँ हम लिखते हैं। x के सापेक्ष किया जाता है x के, t के सापेक्ष किया जाता है dt, y के सापेक्ष होता है dy, z के सापेक्ष होता है dz, ऐसे करके लिखा रहता है। तो जहाँ dt रहेगा यानी कि t के सापेक्ष x रहेगा तो x के सापेक्ष d थीटा रहेगा तो थीटा के सापेक्ष इस प्रकार समाकलन होता है। उसी प्रकार अब इसमें कुछ फर्ज बात है कि ये होता है इसको जो फंक्शन को जिस फंक्शन को करना पड़ता है समाकलन उसको हम इंटीग्रेट बोलते हैं, समाकलन। जिस फंक्शन का हमको समाकलन करना होता है उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेट, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलन। इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। अब ध्यान दीजिए जो फंक्शन को समाकलन करने का मतलब जो राशि जो मिल जाए उसको हम बोलते हैं समाकल। हिंदी में समाकल और इंग्लिश में इंटीग्रल। अब इंटीग्रेशन जितने यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस हुआ उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी कि जितना प्रोसेस करते करते यहाँ पर समाकलन प्राप्त कर लेते हैं उसको हम मतलब प्रोसेस को हम समाकलन बोलते हैं। जो हम करते हैं उसको कार्य उसको समाकलन बोलते हैं। तो इतना था। और थोड़ा अब आगे देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन करते हैं इस समाकलन से संबंधित। तो अब हम आगे देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है उसको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये अवकलन का फार्मूला है, कुछ हम लिख दिए और भी बहुत सारा होता है इसमें tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स सबका फार्मूला और उसका उल्टा सॉल्यूशन होता है समाकलन में मतलब यूज किया जाता है। तो समाकलन का कहने का तात्पर्य है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, मतलब मेहनत से तात्पर्य है कि बुक से ढूंढिए सब आप जो भी सूत्र है उसको ढूंढिए एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि हम हमारे लिखने से तो वो तो दिखाई दे रहा है हम लिख लेंगे फिर आप लिखेंगे तो बात तो ये कि हम एक जगह लिख देंगे। अपने से जब ढूंढेंगे कहाँ पर कौन फार्मूला है तो वो अच्छा रहेगा। अपने से ढूंढ करके एक जगह लिख लीजिए कि जब ये समाकलन का इसका अवकलन मतलब इसका जब अवकलन हो रहा है इतना रहा है तो इसके समाकलन पर फिर इतना आ रहा है। ये सारे फार्मूले एक जगह आप लिख लीजिए। जैसे हमने यहाँ लिखा है d/dx ऑफ x की पावर n का अवकलन, जब x की पावर d/dx ऑफ x की पावर n का अवकलन किया तो x की पावर n - 1 आया। अगर आप इसी में जब समाकलन कर देंगे तो फिर x की पावर n आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम मान लेते हैं इसी का फिर हम समाकलन करते हैं x की पावर n - 1 इसका समाकलन करेंगे। चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर
एन और यह एन स्मॉल एन है, यहाँ पर जो बनाएंगे एक्स है, ये -1 है। यह जो इसमें चर राशि है एक्स है, इसीलिए हम एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष, क्योंकि इसमें चर राशि एक्स है और अचर जो है एन है। एन से तात्पर्य कोई संख्या होगी, 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे करके जो भी पूर्णांक होंगे, पूर्णांक है मतलब एन कहने का मतलब इंटीजर पूर्णांक है, 1 2 3 4 ऐसे करके जो भिन्न होगा तो भी चले, वही मतलब पूर्णांक है, कहने का मतलब पूर्णांक है। पूर्णांक में तो सामान्यतः 1 2 3 4 यानी कि प्लस और माइनस और जीरो होता है, लेकिन यहाँ भिन्न भी हो सकता है 1/2, यानी हम वास्तविक संख्या लेकर के चल सकते हैं। यहाँ सिंपल कहने के ऊपर यहाँ वास्तविक संख्या। तो अब देखिए कि इसमें हम कहने का सेंस है जब समाकलन किया जाता है तो जिस प्रकार से अवकलन में किसी चर के सापेक्ष किया जाता है, उसी प्रकार समाकलन भी किसी चर के सापेक्ष किया जाता है, जो उसमें चर है उसी के सापेक्ष। इसमें x है, x के सापेक्ष, इसमें भी हम जो लिख dx लिखेंगे, जिस प्रकार इसमें dx लिखते थे उसी प्रकार इसमें भी dx लिखेंगे। अगर यही t के पावर n - 1 रहता तो यहाँ dt लिखते, यहाँ y के पावर n - 1 रहता तो dy लिखते, यहाँ थीटा के पावर n - 1 रहता तो यहाँ d थीटा लिखते। मतलब जो चर राशि रहेगी उसी के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखिए जब इसको समाकलन करते हैं जो अचर पद रहेगा जो भी तो कॉमन कर लेते हैं, n अचर पद है उसको कॉमन कर लेंगे, बचा x की पावर n - 1 dx। ठीक, अब x की पावर n का समाकलन करेंगे तो ये x की पावर n रूट का बन गया, तो इसका फॉर्मूला में हम लिखेगा इधर x की पावर n dx बराबर होता है n नहीं x की पावर n + 1 अपान n + 1। ये x की पावर n dx का मतलब x की पावर n का जब समाकलन करते हैं तो इतना तो उसी के अनुसार देखिए इसी रूप का बन गया। तो x की पावर n - 1 लिखा है, यहाँ x की पावर n लिखा है, इसी सूत्र पर हमको रखना है। तो यहाँ ध्यान देना कि n - 1 है, यहाँ n है, तो इस पूरे n के स्थान में यहाँ पर n - 1 है, लेकिन यहाँ पर n था, इसीलिए हम इस फार्मूले में इस n के स्थान पर पूरा n - 1 रखेंगे। तो लिखेंगे x की पावर n के स्थान पर यहाँ पर n - 1 है, अब हम पहले से +1 है तो +1 और नीचे फिर से n + 1 यानी कि इस n के स्थान पर n - 1 है, n - 1 और नीचे फिर +1 है। ठीक इस प्रकार से अब देखिए कि -+1 के कट जाएगा तो बचा n, x की पावर यहाँ पर केवल n बचा और नीचे यहाँ -+1 से -1 + 1 दोनों कट जाएगा, नीचे बचा n, यहाँ n से n कट गया, बचा कितना x की पावर n। और यहाँ एक समाकलन कांस्टेंट यानी समाकलन अचर लगाया जाता है, इसको c को तो भी बताएंगे क्यों लगाया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ x की पावर n आ गया, से कुछ लगाया कि नहीं, जब हमने x की पावर n का अवकलन किया तो x की पावर n - 1 आ गया और हम इसी का जब समाकलन कर दिए तो x की पावर n आया, तब तक इसको हटा दीजिए, इसको बाद में देखिए x की पावर n आया तो x की पावर इतना है। उसी प्रकार कहने का सेंस है ये कि अगर जैसे d/dx of sin x यानी कि अवकलन जब sin x का अवकलन cos x होता है, उसी प्रकार जब cos x का जब समाकलन निकालेंगे तो sin x आ जाएगा। तो अगर कहीं कहीं लिखा है कहीं कहीं समाकलन हो गया निकालिए cos x dx का मान कितना होगा, तो cos x dx का मान कितना होगा sin x। तो इसी प्रकार से इसको याद रखना है तो हम यही बात फिर से लिख देना है कि फॉर्मूला इसको यही दिया गया है। तो देखिए फिर लिख देना है इसको, देखिए इसको लिखते हैं पहले d/dx इंटीग्रेशन कर रहे हैं n x की पावर n - 1 ये किसके सापेक्ष है dx के सापेक्ष आएगा कितना x की पावर n। अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ कि जब sin x का अवकलन होगा तो cos x आया, तो cos x का जब समाकलन करेंगे तो sin x आएगा, cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर होगा sin x। अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए cos x का अवकलन माइनस है तो माइनस sin x का समाकलन होगा cos x, माइनस sin x का समाकलन cos x, या यहाँ से माइनस का मतलब इधर भाग कर देंगे तो sin x का समाकलन क्या होगा माइनस cos x, इतना याद रखना है। और फिर से यहाँ पर जैसे लिखा है tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो हम समाकलन जो करेंगे sec स्क्वायर x का sec स्क्वायर x dx इसका समाकलन कितना होगा tan x। सब उसी प्रकार है, याद कीजिए इसको भी लिखा है cot x का और माइनस cos x स्क्वायर, जब हम माइनस cos x स्क्वायर x का जब समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा cot x।
उसी प्रकार यहाँ नीचे भी है कि sec x का अवकलन sec x into tan x, जब इंटीग्रेशन करेंगे sec x into tan x dx तो हो जाएगा sec x। उसी प्रकार यहाँ लिखा है cosec x का अवकलन माइनस cosec x into cot x, या जब इसका समाकलन करेंगे माइनस cosec x into cot x dx, इसका जब समाकलन होगा तो कितना मिलेगा cos x। ठीक, और देखिए कोई कोई ये फार्मूला थोड़ा याद करना नहीं होते, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका अवकलन किया जाता है अगर उसका पहला अक्षर सी है तो उसका अवकलन माइनस में आता है। ध्यान से देखिए ये जो cos x का अवकलन जब किया तो माइनस है अच्छा है और इसका पहला अक्षर सी है, उसी प्रकार cot x का अवकलन किया तो माइनस cos x, ये भी माइनस में है इसका पहला अक्षर सी है। उसी प्रकार cos x का जब अवकलन करते हैं तो माइनस cos x into cot x आता है, तो ये पहला अक्षर सी है। तो ये याद रखने का तरीका है कि जब पहला अक्षर सी आता है उसका अवकलन माइनस में आता है, ये याद रखने का तरीका है। जब ये याद रहेगा तो माइनस किसमें रहता है तो समाकलन करने में भी आसानी रहेगी। तो ध्यान देना कि जो पहला अक्षर सी वाला है ना वो माइनस में आता है और वो तीन जो होते हैं प्लस में, तो इतना याद रखना है। इसी प्रकार से बहुत बहुत फार्मूले हैं लेकिन सारे फार्मूले मेन वो रिलेटेड होते हैं, मतलब कि उत्पन्न के व्युत्पन्न के रूप में उत्पन्न किया जाता है उसको, इसी से सब बनेगा। ये बेसिक फार्मूला है इतना, और अभी बहुत सारे 3-4 यानी 5 या 10 मतलब मान लीजिए जो भी फार्मूला हो कुछ बेसिक फार्मूले है आप लोग लिख लीजिए और उसी के आधार पर और आगे फार्मूले बनेंगे तो आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा। हमने कुछ थोड़ा सा समझा दिया कि इस प्रकार से इतना है। ठीक, तो अब हम आगे कुछ सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से समाकलन किया जाता है, किस प्रकार से करते हैं। तो अब आगे देखते हैं इसके आगे। तो अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1, ये पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है समाकलन, जिसमें प्रश्नावली है 1.1। तो हम देखिए किस प्रकार से हम करते हैं इस समाकलन को। कुछ पहला सवाल इसमें था ax² + bx + c, ये पहला सवाल है इंटीग्रेशन करना है इसका ax² + bx + c का x के साथ। अब ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ हम फार्मूला इसका यही बेसिक रहता है कि अगर ऐसे कोई फंक्शन है fx, ठीक, और उसमें कोई कांस्टेंट यानी k एक सामान्यतः किसी बुक में लिखा रहता है, सभी बुक में, इसलिए हम क्या बताएं जरूरी नहीं कि k ही लिखा कोई भी कांस्टेंट सीधे में जब कोई कांस्टेंट दिया है और x के सापेक्ष कितना होगा है तो जब समाकलन किया जाता है तो इस कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है। k को जो हम क्या करेंगे बाहर, इसका बस को फंक्शन को हम समाकलन कर सकते हैं क्योंकि चर का इस तरीके से समाकलन नहीं करेंगे, सॉरी चर नहीं है अचर है, अचर यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को काम कर देंगे। जैसे कहीं पर हमको लिखा है 4x² dx, तो हमको 4 क्या है यहाँ पर अचर राशि यानी कांस्टेंट है, उसको 4 को काम कर देंगे, केवल हम किसका समाकलन करेंगे x² का। उसी प्रकार से कहीं भी लिखा हुआ x3 4x3 8x3 माने जो भी माने जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर देंगे। अब इसी में तो रहता है फॉर्मूला कि फंक्शन कोई जुड़ा है, जैसे fx1 + fx2 + fx3 कई प्रकार से फंक्शन दिया है और उसका जब हमको समाकलन करना पड़ता है इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी जब इसी का इंटीग्रेशन करना रहेगा तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम 3 ही लिए, 3 से आप अधिक कितना भी बढ़ाते जाइए, लेकर जाइए बोर्ड के बाहर, कोई टेंशन नहीं। तो ये आप उतना लिख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कहने का तात्पर्य है कि कोई फंक्शन अगर कई फंक्शन दिए और जुड़े या हटाए गए तो उनका अलग अलग कर लेते हैं। जैसे इसको इस प्रकार तोड़ लेंगे fx1 dx प्लस माइनस फिर से fx2, सॉरी यहाँ fx2 नहीं रहेगा क्योंकि सभी फंक्शन एक ही चर राशि पर डिपेंड है, लेकिन हाँ फंक्शन को दूसरे राशि पर डिपेंड रहता है fx2 भी लिख सकते हैं। x पर ही डिपेंड रहता है लेकिन वहाँ पर मान कुछ और रहता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि तो देखिए किसी को जो अलग अलग है इसी प्रकार के dx फिर इंटीग्रेशन प्लस माइनस यहाँ पर है f2x dx, मतलब जो कोई फंक्शन हो जो एक ही चर राशि पर डिपेंड हो, तीन कई सारे फंक्शन हो जुड़े हो आपस में एक ही चर राशि पर डिपेंड हो तो इसको अलग अलग कर लेते हैं।
और देखिए इसमें प्लस माइनस इसलिए दर्शाएगा कि वो जो फंक्शन जुड़े रहेंगे वो प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी। जैसे इस प्रकार सवाल दिया गया, देखिए हम इसको किस प्रकार से बेसिक से हल करते हैं। तो यही थोड़ा सा बेसिक फार्मूला है, इसमें कोई लगेगा, उसके बाद आगे अगले चैप्टर में प्रश्नावली मतलब 2.1 है जिसको चैप्टर 2 में बताया जाएगा। और देखिए हमको पहला प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस b प्लस c का x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए इसको अपन मैंने सामने अभी बताया कि कोई भी फंक्शन और कई सारे फंक्शन आपस में जुड़े, देखिए यहाँ प्लस के सहारे 3 जुड़े हैं, इनको सबको पहले क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कीजिए। x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx, ठीक। और इसमें एक बेसिक फार्मूला हमने पहले भी लिखा कर दिया, तो ये बेसिक फार्मूला है, इसको याद रखिए। x के पावर n dx का फार्मूला है, इसका होता है x के पावर n प्लस 1/n+1, ये बेसिक है। ये इसको सबको लगभग याद नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि यह हमेशा आता रहता है, तो याद रखिए इसको। तो अब देखिए कि इसी को जब हमको हल करना है, इसको हमने पहले तोड़ दिया क्योंकि ये एक से अधिक फंक्शन में जुड़ा था। जब 3 सारे फंक्शन थे तो उसको 3 को हमने पहले अलग करना है, क्योंकि हम जब भी हम पढ़ेंगे फार्मूला, जब बुक में देखेंगे हमने अभी यहाँ फार्मूला लिखा था, तो हम डायरेक्ट इसका समाकलन तो कर नहीं सकते। x स्क्वायर प्लस b प्लस c का आपको समाकलन करके दिखाइए तो डायरेक्ट इसका आंसर बता ही नहीं पाएंगे कि x स्क्वायर प्लस b प्लस c का किस प्रकार निकालेंगे। पहले उसको मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे हम x के पावर n के रूप में ला दें तो हम उसका फार्मूला जानते हैं कि x के पावर n का कितना होता है। हम साइन, अगर यहाँ पर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन दिया रहता है तो उसको हम ना दे, जैसे sin x का समाकलन होता है माइनस cos x का समाकलन sin x, तो उसको हम मानक रूप में तो भी अगर फंक्शन देगा उसको मानक रूप में लाएंगे क्योंकि उसका फार्मूला जानते हैं। हम डायरेक्ट इसका कैसे जानते हैं कि x प्लस b प्लस c का हमको समाकलन बताइए, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला कहां जानते हैं, लिख देंगे, बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें यही होता है कि जो अगर कोई फंक्शन दिया हो और कई सारे फंक्शन को डिपेंड, मतलब ये एक ही फंक्शन है लेकिन तीन तरह से जुड़ा, मतलब कि दो प्लस माइनस प्लस के सहारे 3 जुड़े हैं, इसको सबसे पहले यही काम किया जाता है कि सेपरेट करना। तो चलिए अभी थोड़ा थोड़ा सवाल होता जाएगा तो कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार किया जा रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है कि देखिए x स्क्वायर dx यानी x के सापेक्ष x स्क्वायर का हमको समाकलन करना है। तो यहाँ x के सापेक्ष किया गया मतलब जो राशि x पर डिपेंड करेगी उसको इस चीज के यानी समाकलन चिन्ह के इधर रखेंगे, जो राशि x पर डिपेंड नहीं कर रही उसको इधर ला देंगे। देखिए a जो है x पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो अचर हो जाएगा, क्योंकि x पर डिपेंड नहीं कर रहा है इसलिए अचर हो जाता है, a को बाहर कर दीजिए। x जो है इसी x के साथ जो कर रहे हैं इसी का करना पड़ेगा, वो डिपेंड है इसी को इधर ही लाने देंगे। अब यहाँ देखेंगे उसी प्रकार x के साथ इसका भी करना है, तो यहाँ x को इधर रख देंगे, b अचर राशि है इसको इधर ला देंगे। सामान्यतः जब ABCD लिखा रहता है और उसमें x y z रहता है तो x और y z, सामान्यतः x y z को हम चर लेकर चलते हैं, कहीं भी गणित में अक्सर मतलब रहता है कि x y z चर के रूप में आते हैं और ABCD जो होता है अचर के रूप में आता है। तो अगर मैं ABCD भी आ जाता है चर के रूप में, लेकिन इसमें सामान्यतः जब लिखा है तो यहाँ देखिए कि जो इसमें डिपेंड रहे उसको समाकलन चिन्ह के इधर, जो नहीं डिपेंड है उसको समाकलन चिन्ह के इधर रखिए, बस इतना ही से। अब देखिए c को इधर ला देंगे, यहाँ बचा 1 dx, ठीक। अब देखिए अब इसको हम समाकलन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो बाहर है, इसको कोई हमको नहीं करना। जो इस समाकलन चिन्ह इधर है उसको हमको करना है समाकलन, ना कि इसको करना है। समाकलन चिन्ह जो इधर है उसी को करना है। तो अब देखिए x स्क्वायर यानी x की पावर n के रूप में बन गया, उसका फार्मूला जानते हैं तो उसको इस पर उसी फार्मूले को हल करेंगे। देखिए x की पावर n यानी कि 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 प्लस 1, अब आप नीचे भी n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, इतना इसका समाकलन हमने कर दिया। फिर इसी प्रकार इसमें भी b समाकलन चिन्ह इधर वाला करना है, इसको b से कोई मतलब नहीं, अचर राशि है, कांस्टेंट स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसका x की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो होगा
यानी एक मतलब जितना उसके घात है और उसमें एक की वृद्धि, फिर नीचे जितना उसका घात है यानी 1 फिर 1 फिर फार्मूला से फिर प्लस सी। अब देखिए 1 dx यानी 1 का समाकलन होता है x, ठीक, सभी लोग कहते हैं x, हमने x लिख दिया, ठीक। और कैसे होता है देखिए वो भी बताते हैं। जैसे अगर इंटीग्रेशन 1 dx में इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो 1 को x के सापेक्ष करना है, तो इसको यहाँ पर x होना चाहिए ना, 1 को कैसे करेंगे, या x होना चाहिए ना, तभी ना x के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए इसको x के रूप में पहले तोड़ेंगे, देखिए x को x के पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। एक को हम 1 के पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि x के सापेक्ष करना पड़ रहा है, इसलिए हम x के रूप में लिखेंगे। हम a के पावर 0 लिखते तभी 1 ही आता, y के पावर 0 लिखते तभी 350 के पावर 0, 1000 के पावर 0 लिखते तभी 1 ही आता, लेकिन हमको करना किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, इसीलिए हम यहाँ x के पावर 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ dx, अब देखिए अब यह इस रूप का बन गया, तो इस रूप का बन गया तो इसको इसी को तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा x के पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, ठीक, x के पावर 1 और नीचे 0 प्लस 1 यानी कि 1 यानी बराबर हो गया x, यानी इंटीग्रल 1 dx का समाकलन कितना आता है x। तो इस प्रकार से इसको हल किया जाता है। अब देखिए कि अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं कि समीकरण a x के कितना हो जाएगा q अपान 3 प्लस b x स्क्वायर अपान 2 प्लस cx। अब ध्यान दीजिए हमने पहले बताया था कि कोई भी समाकलन करने के बाद कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है प्लस c। अब सामान्य अब ध्यान दीजिए इसमें कि c यहाँ पर भी है, यहाँ पर मतलब इसमें c भी आया, तो हम c लिखेंगे तो मिस्टेक हो सकती है कि कौन सा c हम लिया है, ये छोटा वाला है कि बड़ा वाला है, क्योंकि लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए यहाँ हम c नहीं लिखेंगे, कोई और कांस्टेंट p लिख देंगे, a लिख देंगे, k लिख देंगे, जो भी आपका इच्छा करे लिख दीजिए, मतलब कोई अच्छा लिख देंगे। तो यह इसका आंसर होगा इतना, ठीक। इसको थोड़ा और अच्छा जानना चाहते हैं तो a को यहाँ पर रख दीजिए कि यानी कि ax³ अपान 3, बस आपको कर ही सकते हैं, कोई तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक। यहाँ पर नीचे आप इसको सीधा कर सकते हैं, ठीक, क्या करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था हम लोग का, किस प्रकार का है, हमने तो बेसिक से समझाने की कोशिश किया कि आप लोगों को बेसिक समझाया, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर वीडियो अगर एक बार में समझ में आए तो प्रीवियस मतलब वीडियो को पॉज करके फिर पीछे कीजिए, उसके बाद देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर किस प्रकार किया गया है। अगर जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या होगा, कैसे क्या होगा, बता सकते हैं कमेंट में किस कहाँ पर कैसे होगा, तो उसका रिप्लाई दे देंगे। तो इसको पहला क्वेश्चन था, हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार किया जाता है।